हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग अमेरिकी सीनेट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में पढ़े। अमेरिकी राष्ट्रपति किस प्रकार से उनका चुनाव होता है और फिर उनका क्या कार्यकाल और कैसे उनका जो है क्या प्रक्रिया है, और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन हम लोग जो है पढ़े। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिकी सीनेट के बारे में। ठीक है, अमेरिकी सीनेट के बारे में जो क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में, जो आता है कि अमेरिकी सीनेट के संगठन, अधिकार और कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए इसके शक्तिशाली द्वितीय सदन होने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और फिर अगर आलोचना नहीं आएगा तो हम आलोचना नहीं लिखेंगे। तब आएगा कि अमेरिकी सीनेट की शक्तियां एवं कार्य को बताइए तथा इसके शक्तिशाली द्वितीय सदन होने के कारणों का वर्णन कीजिए। या फिर अमेरिकी सीनेट संसार के द्वितीय सदनों में सबसे अधिक शक्तिशाली है, कैसे? जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट में जो है दो सदन हैं, एक है लोकसभा जिसे कि हम निम्न सदन कहते हैं, और दूसरा है राज्यसभा जिसे कि हम उच्च सदन कहते हैं। तो निम्न सदन को जो है हम लोग लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। तो ये जो अमेरिका में जो सीनेट है, ये हमारे यहाँ का उच्च सदन यानी कि राज्यसभा है। लेकिन आइए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, तब हम और बताएंगे कि अमेरिकी सीनेट का संगठन या रचना कैसे किया जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ की ये भारतीय पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट है, यहाँ पे राज्यसभा का संगठन या रचना कैसे है, इसे हम कैसे बता सकते हैं। तो इसे अमेरिका में कहता है कि केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहते हैं। जैसे कि भारत में केंद्रीय विधानमंडल को पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, तो वहाँ पे कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस में दो सदन है, एक जो है जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी प्रकार से वहाँ प्रतिनिधित्व वाला है, जैसे कि है जनप्रतिनिधि, और दूसरा कहता है उसे सीनेट। तो सीनेट जो है अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय या उच्च सदन है। यह संघात्मक व्यवस्था का रक्षक और राज्यों की समानता का भी प्रतीक है। इसे जो है राज्यों के समानता का भी प्रतीक कहा जाता है, और जो संघात्मक व्यवस्था है उसका रक्षक भी कहते हैं, यानी कि उसका रक्षा ये करते हैं। तो कैसे ये रक्षा करते हैं, आगे हम इसे पढ़ेंगे। और जो इसे समानता का प्रतीक कहा गया है, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि यह राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। यह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जैसे कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे यहाँ जो द्वितीय सदन है, उसी प्रकार से ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा का संख्या है। लेकिन अमेरिका में जो ये सीनेट है, यहाँ पे समानता का प्रतीक है। यहाँ पे समानता के सिद्धांत का आधार, प्रत्येक राज्य चाहे वह कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, उसकी जनसंख्या अधिक हो या कम हो, समान रूप से इसमें दो ही प्रतिनिधि भेजते हैं। जैसे कि वहाँ पे 51 स्टेट है, 50 है, 50, तो वहाँ जो है 100 सदस्य है। आगे इसे हम डिटेल से जानेंगे। शुरुआत में संघ बनने के समय 13 राज्य होने से इसकी संख्या 26 थी, लेकिन अमेरिकी संघ में राज्यों की संख्या 50 हो जाने से सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। यानी कि वहाँ पे एक राज्य से दो प्रतिनिधित्व, दो सीनेट को कांग्रेस में जो है सदस्य बनाया जाता है। राज्यसभा के जैसे कि है, तो उसी प्रकार से सीनेट के दो सदस्य। हमारे यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है, सबसे ज़्यादा संख्या जो राज्यसभा का है वहाँ वो है यूपी से।
ठीक है, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका में जो सीनेट है वहाँ पे बराबर है, जनसंख्या कम हो या अधिक हो, क्षेत्र बड़ा हो या छोटा हो, आप 2 ही कैंडिडेट भेज सकते हैं। ये सीनेट का संगठन या रचना है। निर्वाचन प्रणाली कैसे होता है? सीनेट एक अस्थाई सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा अस्थाई सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष हेतु जो है निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए। वही सिस्टम यहाँ भी है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों के स्थान खाली हो जाते हैं। यही सिस्टम भारत में भी है और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। इस सदन के सदस्यों को दोबारा चुने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसे हमारे यहाँ भी नहीं है। अब है कि सीनेट की योग्यता क्या है। अब हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा की योग्यता है उसी प्रकार से वहाँ भी सीनेट की योग्यता होना चाहिए। तो अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति में सीनेटर होने के लिए कई योग्यता होना चाहिए, जिसमें कि पहला है सीनेट की सदस्यता हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, जो कि भारत में भी है। राज्यसभा की जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष है। प्रत्याशी न्यूनतम 9 वर्ष से यूएसए का नागरिक होना चाहिए। हमारे यहाँ 9 वर्ष नहीं दिया गया है, हमारे यहाँ है कि भारत का नागरिक हो, जो भारत का नागरिक है। इसमें समय नहीं दिया गया है। और अमेरिका में क्या है कि जो कि कंटिन्यू 9 साल से यूएसए में रह रहा हो या वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिया हो। तीसरा है प्रत्याशी सीनेट में प्रतिनिधित्व करने वाले किसी राज्य का नागरिक हो। अब जो सीनेट के जो प्रत्याशी है वो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वह उस राज्य का निवासी हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेट के हैं और किसी भी स्टेट से आप राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए आप कैंडिडेट बन सकते हो। जहाँ तक वेतन भत्ते की बात है तो सीनेट के सदस्यों को $30,000 वार्षिक वेतन एवं अन्य भत्तों जैसे कलर के हेतु $17,500 और कार्यालय खर्च हेतु $12,000 वार्षिक प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सदस्यों को यात्रा भत्ते, स्टेशनरी खर्च, टेलीफोन इत्यादि की निःशुल्क सुविधा प्राप्त होती है। कुल मिलाकर के एक ही है। अब है कि सीनेट के पदाधिकारी जो होते हैं तो यूएसए का जो उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है, सेम भारत के जैसा। जैसे कि जो राज्यसभा ये जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे यहाँ के जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे वेंकैया नायडू जी अभी उपराष्ट्रपति हैं तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य से ही चुने जाते हैं। तो जो सदन की कार्यवाही का संचालन करता है तथा सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। इसके अलावा सीनेट में बहुमत दल का नेता, दलीय सचेतक, सचिव, सार्जेंट एट आर्म्स इत्यादि अन्य पदाधिकारी भी होते हैं। कुल मिलाकर के भारत जैसा ही वहाँ भी सिस्टम है। अगर भारत के राज्यसभा को पढ़ लिए हैं तो आपको 2% जो है कुछ अलग से जो है भारत के भी बारे में पढ़ना पड़ेगा। और फिर अगर आप यूएसए के बारे में पढ़ रहे हैं, यूएसए सीनेट के बारे में, तो यूएसए सीनेट के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप भारत की राज्यसभा को अगर अच्छे तरीक़ा से पार्लियामेंट को अगर पढ़ लिए हैं, पार्लियामेंट में भी राज्यसभा को पढ़ लिए हैं, तो आप अच्छे तरीक़ा से जो है इसे समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब आइए कि सीनेट के कार्य एवं शक्तियाँ क्या है। ठीक है, पहला है विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव जो पावर है। तो सीनेट को कानून बनाने के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा के समान ही अधिकार प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा जैसे कि भारत में लोकसभा कहते हैं तो अमेरिका में प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। लोकसभा को यानी कि निम्न सदन को जो कि जनता चुन के भेजती है उसे वहाँ पे प्रतिनिधि सभा कहते हैं। कोई विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ भी ये सिस्टम है कि आप किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते वित्तीय विभाग को छोड़ करके। कोई विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत करते हैं और तब तक स्वीकृत नहीं माना जाता
जब तक उसे सीनेट की स्वीकृति प्राप्त ना हो। दोनों सदनों में मतभेद होने पर यदि संयुक्त अधिवेशन में किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। सेम यहाँ भी है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है, कई अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर निचले सदन की संभवतः बातें मानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ जो है थोड़ा मोड़ा ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून अगर बनाए तो लोकसभा में पास कर गए और राज्यसभा में अगर नहीं भी पास हुआ तो वो कानून बन जाता है। नहीं, कोई भी कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से भी पास होना पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि लोकसभा से ही पारित हो जाता है और वो कानून बन जाता है। तो अपने यहाँ क्या है, प्रजातांत्रिक प्रणाली है और यही प्रजातांत्रिक प्रणाली अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है। तो ये जहाँ भी प्रजातांत्रिक प्रणाली है तो कमोबेश ब्रिटेन, अमेरिका और भारत का सेम ही स्थिति है। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा इस मामले में पूर्ण शक्तिहीन है। जैसे कि ब्रिटेन में जो राज्यसभा है, ब्रिटेन के राज्यसभा को लॉर्ड सभा कहा जाता है, तो वहाँ पे उसको उतना शक्ति प्राप्त नहीं है। कॉमन सभा द्वारा पास किए गए विधेयकों को लॉर्ड सभा की स्वीकृति सीनेट की तरह आवश्यक नहीं है। इसीलिए तो अमेरिकी सीनेट को सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा गया है। इसलिए क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका और जितने भी देश है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वहाँ पे क्या है कि आप कोई भी विधेयक को कोई भी सदन में आप प्रस्तुत करते हैं। भारत में भी हर विधेयक के लिए ऐसा सिस्टम नहीं है, ब्रिटेन में तो पूरी तरह से नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है। दूसरा जो मामला है कि अन्य देशों की भांति सीनेट में जो है आर्थिक विधेयक आरंभ नहीं किए जा सकते हैं, परंतु उनमें संशोधन करने का उसे पूरा अधिकार प्राप्त है और संशोधन के द्वारा वह नए प्रस्ताव रख सकती है। जबकि अन्य देशों में क्या है कि उच्च सदन को आर्थिक विधेयकों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, जैसे भारत में नहीं है। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा की शक्तियां इस संबंध में सर्वथा नगण्य है, यानी कि बिल्कुल भी वो उसको इस मामले में कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। 1921 में प्रतिनिधि सभा द्वारा रखे गए संबंधी विधेयकों में सीनेट जो है 833 संशोधन प्रस्तुत किए, जिनमें से 700 संशोधनों में उसे सफलता प्राप्त हुई। परंतु यह स्पष्ट हो जाता है कि वित्तीय क्षेत्र में सीनेट एक प्रभावशाली एवं शक्तिशाली सदन है। ठीक है। दूसरा जो है कार्यपालिका शक्तियां है। कार्यपालिका शक्तियां में पहला है राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति के लिए सीनेट की अनुमति आवश्यक है। जो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति किया जाता है उसमें सीनेट की अनुमति आवश्यक है, जो ये सिस्टम भारत में कम है। दूसरा है कि मंत्रियों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को सीनेट की सहमति लेनी पड़ती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा के द्वितीय सदन को समाप्त कर दिया जाए तो वहाँ की शासन व्यवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका की सीनेट को समाप्त कर दिया जाए तो वहाँ का शासन चलाना असंभव हो जाएगा। इसीलिए द्वितीय सदन जो है सबसे शक्तिशाली है पूरे वर्ल्ड में। तीसरा नंबर में है कि राज्यों में नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के सीनेट के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। यद्यपि सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को स्वीकार कर लेती है, परंतु उन्हें अस्वीकृत करने का भी अधिकार सीनेट को प्राप्त है। सीनेट ने ये अधिकार का भी प्रयोग कई बार किया है, जैसे 1789 में किया था, 1938 में किया और 150 वर्षों बाद सीनेट 21 बार अधिकार का भी प्रयोग किया था। चौथी शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा नीति में परिवर्तन हेतु सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होता है। प्रभावशाली राष्ट्रपतियों को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। कितना शक्तिशाली है अमेरिका के द्वितीय सदन। राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वर्साय संधि को सीनेट ने स्वीकार नहीं किया था, ये उदाहरण है। तो ये जो है राष्ट्रपति सीनेट जो है बहुत ही शक्तिशाली है। तीसरा जो अधिकार जो है शक्तियाँ वैदेशिक
संबंधी अधिकार एवं शक्तियां हैं, विदेश से संबंधित। जबकि राज्यसभा को भारत में या फिर अन्य देशों में द्वितीय सदन को इतना जो है अधिकार प्राप्त नहीं है। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति रद्द कर सकती है। दूसरा, सीनेट को युद्ध की घोषणा करने का भी अधिकार है। तीसरा, यहाँ तक विदेशों से संधि का संबंध उन्हें राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि सीनेट उसको स्वीकार ना कर ले। चौथा जो अधिकार है, सीनेट की विदेश समिति विदेशी मामलों में पूरा अधिकार रखती है। इस संबंध में जितने विस्तृत अधिकार सीनेट को प्राप्त है, उतने विश्व में किसी भी द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं है। चौथा जो अधिकार है वो है न्यायिक शक्तियाँ। संविधान द्वारा सीनेट को महाभियोग का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। ये संविधान द्वारा ही प्राप्त है। वह प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है, लेकिन सीनेट उसका निर्णय करती है, उसका निर्णय भी सीनेट ही करती है। दूसरा है, महाभियोग की सुनवाई के समय सीनेट का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। महाभियोग की जब सुनवाई होती है उस समय सीनेट का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। अब तक 12 व्यक्तियों पर महाभियोग लगाया जा चुका है, जिनमें 11 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 1 राष्ट्रपति जॉनसन थे। इनमें से केवल 4 पर महाभियोग सिद्ध हुआ है। अगला जो शक्तियां हैं, संवैधानिक शक्तियां। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव सीनेट भी रख सकती है और इस प्रकार उसे संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां, ठीक है। यदि अमेरिका के उपराष्ट्रपति को निर्वाचन में आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सीनेट अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार में से किसी एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति नियुक्त कर सकती है। अब आइए हम जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ये अमेरिकी सीनेट की आलोचना करते हैं या इसमें क्या दोष है, ठीक है। अमेरिकी सीनेट में क्या दोष है या इसकी आलोचना किस प्रकार से किया गया है। पहला है, अमेरिकी सीनेट में फिलिबस्टर की वजह से समय की अत्यधिक बर्बादी होती है। दूसरा है, व्यवहार में सीनेट अपने राज्य का प्रतिनिधित्व ना करके अपने दल का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जैसे राज्यसभा का जो सदस्य बनते हैं वो तो दल ही, कोई भी पार्टी है वो पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं राज्यसभा में भी, तो वो उम्मीदवार क्या करते हैं कि जिस राज्य का है उस राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करके वो दल का प्रतिनिधित्व करता है। अब दल अगर गलत भी करता है तो वो उसे सही साबित करेगा। तो ये जो है सीनेट का भी दोष है। तीसरा है कि सीनेट के सदस्य लॉन्ग रेलिंग के द्वारा एक दूसरे को अनुचित कार्यों में मदद करते हैं, जो कि अनुचित है। चौथा है कि सीनेट की उदारता नामक परंपरा भी प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से सीनेटर अपने सगे संबंधियों अथवा मित्रों को लाभ का पद दिलवा देते हैं, जो भारत में भी है। पांचवा है कि अमेरिकी सीनेट में राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व देना अप्रजातांत्रिक है। इस बारे में लिंडसे का विचार है कि आधे से अधिक सीनेटर वहाँ की 1/5 से भी कम जनता द्वारा चुने जाते हैं, क्योंकि वो तो दल चुनते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी आलोचना है। और अमेरिकी सीनेट के जो द्वितीय सदन जो मजबूत है कि विश्व में जो है अमेरिकी जो सीनेट है वो सबसे शक्तिशाली क्यों है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी इतना।